सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों यहाँ पे देखिए डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित विषय को मैं आपको पढ़ा रहा हूं और इसमें जो बहुत ही मेन आपका थर्ड सेमेस्टर का पवन सीरीज आता है, इस पवन सीरीज के बहुविकल्पी अति लघुत्तरीय प्रश्नों को मैंने पूरा करा दिया है। और लघुत्तरीय प्रश्नों में आप देखेंगे तो लघुत्तरीय प्रश्नों में दो पार्ट में मैंने प्रश्न संख्या 22 तक करा दिया है। ये आपका तीसरा पार्ट है और इस तीसरे पार्ट में हम इससे आगे की प्रश्न संख्या 23 से प्रश्न यहाँ पे देखने वाले हैं। और इस तरीके से मैंने राजन सीरीज भी पूरा सॉल्व करा दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैथ के सामने का लिंक आप क्लिक करोगे तो वह मैथ के प्लेलिस्ट का लिंक है और वह पूरा जो है मैथ की क्लासेस उसमें आपको मिल जाएंगी। इतना क्लासेस है उसमें कि अगर आप अच्छे ढंग से तैयारी कर लो तो 25 में मतलब सभी क्लासेस को देख लो। अभी के लिए तो आप राजन पवन देख लीजिए, समय आपके पास कम है, और मास्टर क्लास देख लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इतना अगर आप करके जाते हैं तसल्ली से, डेली मैं आपके लिए क्लास लेकर के आ ही रहा हूं। आप डेली मैथ को जितना भी समय आपके पास, जितने भी दिन बचे हैं, आधे घंटे से अधिक, आधे घंटे 1 घंटे डेली आपको देना है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पाए और जो 1 घंटे में पेपर आपका पूरा आपको करके आना ही आना है। ठीक, तो इस तरीके से समझ गए होंगे बातों को आप। इसी तरीके से आपको सभी विषय पढ़ाए गए हैं, सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सभी विषयों को पढ़िए, अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। और अब हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। और इसी तरीके से आसान भाषा में पूरे आपका जो सिलेबस है उसको देखते रहें। पूरा जो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है पवन सीरीज का, उसके सही सॉल्यूशन को देखते रहें। पवन सीरीज में देखिए बहुत जगह मिस्टेक्स भी दी हुई हैं, क्वेश्चन गलत प्रिंट हुए हैं, तो वो सब आपको यहाँ पे मैं उस सब से आपका समय वेस्ट नहीं होगा। यहाँ पे आप आसानी से सभी चीजों को सही सही देख पाओगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 23 है, एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 4:5:6 का अनुपात है, उसका आयतन 960 घन सेमी है हो तो घनाभ की मापे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक घनाभ का जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है उसमें जो अनुपात है वह 4:5:6 का अनुपात है और बोल रहा कि उसका आयतन जो है वह 960 घन सेमी है। तो घनाभ की मापे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बोल रहा एक घनाभ है, ठीक है, एक घनाभ है, उस घनाभ का आपको आयतन दिया गया है और जो भुजाएं हैं, ठीक है, भुजाएं अगर आप मान लीजिए कि ये लंबाई a है, चौड़ाई b है और जो ऊंचाई है c है, तो बोल दिया कि ऊंचाई जो है इन तीनों का जो अनुपात है a:b:c, ये किसके बराबर है? 4:5:6 के। और वॉल्यूम जो है, जो इसका आयतन है, वह कितना है दिया गया? 960। ठीक, तो ये अगर a b c ये भुजाएं हैं तो इसी अनुपात में है। अब हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे माना भुजाएं, तो जब भुजाएं इसी अनुपात में है तो इसी में किसी एक चर का आप गुणा कर दीजिए और आपको सभी भुजाएं मिल जाएंगी। जैसे x का अगर हम गुणा कर दें तो 4x, 5x और 6x, ठीक है, x का कुछ भी मान हो जाएगा। ये हमेशा इसी अनुपात में भुजाओं का मान देगा, ठीक है, और भुजाओं का मान हमेशा इसी 4:5:6 के अनुपात में होगा। यह यहाँ पे बोल ही दिया, तो इसलिए जब भी अनुपात में आपको दिया रहेगा भुजाएं तो आपको इसी तरीके से मानना है और प्रश्न को हल करना है। अब देखिए आयतन बराबर 960 है तो आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई 4x, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और ये गुणे 5x गुणे 6x बराबर कितना हो जाएगा? 960 के। और फिर 4×5 = 20 और 20×6 = 120 और x का गुणा x में x स्क्वायर का गुणा x में तो x क्यूब। ठीक, ये हो गया 960 और यहां से x क्यूब बराबर हो जाएगा 960/120। शून्य से शून्य कट जाएगा और 12×8 = 96।
एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा 8 और x बराबर हो जाएगा 2। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वह 2 आ जाएगी। ठीक, तो x की वैल्यू 2 आ गई यहाँ से। और इस तरीके से आप समझ गए कि यहाँ से x की वैल्यू जब आपको 2 मिल गई तो आपकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 गुणे 2 8, चौड़ाई 10, ऊंचाई जो है वह 12। 8 10 और 12 जो होगा यह आपको मान मिल जाएगा। ठीक है, 8 10 और 12 यही आपसे भुजाएं घनाभ की मापें यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपसे पूछ रहा था, तो वो 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इसको आप आसानी से निकाल लोगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 24। क्या कह रहा है कि यदि लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 3:8 का अनुपात हो और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 किलोमीटर हो, तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी क्या होगी। अब देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी का जो अनुपात है वह 3:8 है। तो लिख लीजिए इसका लखनऊ से कानपुर का अनुपात, लखनऊ से कानपुर की जो दूरी है उसका अनुपात लखनऊ से इलाहाबाद, ये जो अनुपात है वह बता रहा है कि 3:8 का है। और फिर उसके आगे क्या कह रहा है, अनुपात हो तो लखनऊ से इलाहाबाद की और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 किलोमीटर हो तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक, तो अब इसके बाद समझिए कि हम लोग इसको कैसे निकाल लेते हैं। इसको लखनऊ से कानपुर की जो दूरी है और उसका अनुपात जो लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी है उसका अनुपात 3:8 है, और दिया है लखनऊ से इलाहाबाद की जो दूरी है वह 200 किलोमीटर है। लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी आपको दे दिया 200 किलोमीटर। ठीक, अब यहीं पे जब ऐसा अनुपात दिया है तो शुरू में आप यही लिख सकते हैं, माना लखनऊ से कानपुर की दूरी 3x, तो लखनऊ से इलाहाबाद की जो दूरी हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी, लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी ये हो जाएगी 8x। ठीक, तो अब ये लखनऊ से कानपुर बटे लखनऊ से इलाहाबाद 3x बटे 8x, ये x यहाँ कट जाएगा और यहाँ पे आप रख लोगे। देखिए ये 3x और 8x आप लिख लेते। अब यहाँ पे देखिए लखनऊ से कानपुर की जो दूरी हो जाएगी, लखनऊ से कानपुर की दूरी आपको निकालना है। ठीक, और इलाहाबाद की दूरी दिया है लखनऊ से। अब देखिए लखनऊ से कानपुर बटे लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी कितना है, 200 किलोमीटर है, और ये हो जाएगा 3x बटे 8x, x से x कटेगा ये हो जाएगा 3/8, और लखनऊ से कानपुर की दूरी अगर हम निकालेंगे तो 200 का गुणा कर दीजिए वहां पे, लखनऊ से कानपुर बराबर हो जाएगा 3/8 गुणे 200। ठीक, अब देखिए 8 दूनी 16 और फिर बचा क्या, 4 और 0 25 40, ये कट जाएगा और 3 का गुणा हो जाएगा 25 में, तो ये कितना हो जाएगा 75, ये आ जाएगा किलोमीटर में। ठीक है, लखनऊ से जो कानपुर की दूरी हो जाएगी वह हो जाएगी 75 किलोमीटर। ठीक है, तो ये अनुपात में दिया गया था, अनुपात में हमने मान लेते हैं दूरी 3x और 8x है, और एक दूरी आपको पता थी 200, तो अनुपात हमने निकाला और अनुपात लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद हमने जो मान दिया था मान रख दिया, तो हमको लखनऊ से कानपुर की दूरी मिल गई 75 किलोमीटर। ठीक, ये भी आप आसानी से कर लोगे। उत्तर आप मिला लिया करिए कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और कमेंट करके बताया करिए अपना उत्तर। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 25 है, 35 रुपए को 3:4 के अनुपात में विभाजित कीजिए। ठीक है, 35 रुपए को 3:4 के अनुपात में बांटना है। ठीक, तो यहाँ पे
अनुपाती योग पहले निकाल लीजिए। अनुपाती योग कितना होगा? अनुपाती योग हो जाएगा 3-4 यानी कि 7, यानी कि ये जो अनुपात में है 3:4, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। और प्रथम भाग अगर हम लोग लिखें पहला भाग, तो ये क्या होगा? प्रथम भाग होगा जितना अनुपात का भाग है और बटे अनुपातिक योग, यानी कि 7 और गुणे जिसको बांटना है 35 को। तो 7 से 35 को काटेंगे, 7×5 35, तो हो जाएगा 3×5 यानी कि 15, यानी कि पहला जो भाग आ गया 15 आ गया, और दूसरा भाग जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? अनुपातिक योग है 7 और 3 अनुपाते अब क्या निकालना है? 4। ये वाला भाग कितना होगा? गुणे 35, 7×5 35 और 4 का गुणा हो जाएगा 5 में, तो 20 आ जाएगा, यानी कि दूसरा जो भाग हो जाएगा वह 20 आ जाएगा। पहला भाग 15 हो जाएगा, दूसरा भाग 20 हो जाएगा। ये और आसान प्रश्न था, आसानी से आपने कर लिया होगा। उत्तर कमेंट करके आप बताते रहिए। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 26 है। 1050 का 2% दर से 6 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मिश्रधन, देखिए मिश्रधन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? मिश्रधन निकालने के लिए आपको मूलधन और ब्याज ये पता होना चाहिए। तो मूलधन तो हमारा हमको पता ही है 1050 रुपए। अब हम ब्याज निकाल लेते हैं। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है मूलधन PRT/100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ये आपका, अब सॉल्व कर लीजिए। P कितना है? P है 1050, प्रतिशत है 2% का दर, और ये समय है आपका 6 वर्ष और बटे 100। देखिए 0 से 0 कट गया। इसके बाद काटेंगे इसको 10 को 5 से, तो 2 बार में कट जाएगा। इसको काटेंगे तो 2 और 1 21 बार में, फिर 2 से 2 कट जाएगा। 21 का गुणा 6 में कर लीजिए। 6 का 6 और 6 दूनी 12, 126 आ गया। ब्याज आपका 26 आ गया। मूलधन कितना है? 1050 धन 26, ये कितना हो जाएगा? 1076, 1076, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। ये आपका मिश्रधन हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 27 है। साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपए का 2 वर्ष 6 माह का 6% वार्षिक दर से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। अब साधारण ब्याज की दर से आपको 2500 रुपए का, यानी कि 2500 आपका मूलधन हो गया, 2 वर्ष 6 माह का यानी कि 2.5 साल का 6% वार्षिक दर से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात करना है। ठीक है, तो साधारण ब्याज लगाना है और ब्याज और मिश्रधन दोनों निकालना है। तो सबसे पहले वैल्यूज देख लीजिए। जो मूलधन आपको दिया है 2500 रुपए दिया है, और जो आपको समय टी दिया है वह 2 वर्ष 6 माह। तो 2 वर्ष और 6 माह, 2 वर्ष और 6 माह को आप कन्वर्ट करेंगे तो इसको सीधे सीधे 2.5 वर्ष लिख दीजिए, क्योंकि 6 में 12 से भाग करेंगे तो वही आधा बचेगा, यानी 0.5। और ये आपका दर कितना है? दर है आपका 6%। अब यहां से ब्याज हम लोग निकालते हैं, इंटरेस्ट। ये हो जाएगा आपका मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब मूलधन कितना है? मूलधन है 2500 गुणे 6 गुणे 2.5 बटे 100। देखिए 2 शून्य 2 शून्य कट गया। अब गुणा कर लीजिए, तो 25 का गुणा हो जाएगा 6 में, 25 का गुणा हो जाएगा 6 में, तो आ जाएगा 150, और ये 2.5 शून्य से इधर गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 15 गुणे 25। अब 25 25 125 के 5 हासिल लगा 12, 25 के 25 और 12 कितना हो जाएगा? 37, 375 रुपए जो हो गया ब्याज हो गया। इसके बाद मिश्रधन कितना हो जाएगा? मिश्र धन बराबर हो जाएगा मूलधन
प्लस ब्याज। अब मूलधन आपका कितना है, मूलधन है 2500 और धन ब्याज 375, जोड़ लीजिए, ये आ जाएगा 5 7 8 2 2875 रुपए, ये आपका मिश्रधन हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 28 है, कितने धन का मिश्रधन 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 575 हो साधारण ब्याज हो जाएगा। क्या लिख रहा है, कितने धन का मिश्रधन 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 575 हो जाएगा जब ब्याज जो है साधारण ब्याज। यही लिखना चाह रहा है कि जो है आपका कितने धन का मतलब हो गया, आपसे पी पूछना चाह रहा है, आपसे मूलधन पूछना चाह रहा है। ठीक है, आपसे मूल धन पूछना चाह रहा है, आपसे मूलधन बराबर क्वेश्चन है, पी आपसे पूछना चाह रहा है। और जो आपको दर दिया है वह 5% का दिया है और जो समय दिया है 3 वर्ष दिया है। ठीक है, कितने धन का मिश्रधन 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 575 हो जाएगा। ठीक है, और साधारण ब्याज की बात कर रहा है, तो फॉर्मूला यहाँ पे लगा दीजिए और मिश्रधन यहाँ पे आप लिख लीजिए, मिश्रधन बराबर है 575। अब ये मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्रधन का जो फॉर्मूला होता है उसमें लिख लीजिए, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक, ये अब मिश्रधन आपको दिया है 575, मूलधन की जगह हम पी रख लेते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, पी इंटू दर है आपका 5 गुणे समय है आपका 3 बटे 100। ठीक, अब हमको P का मान निकालना है यहाँ से, तो P को तो चाहे हम कॉमन भी ले सकते हैं क्योंकि P जो है दोनों जगह है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस और 15 बटे 100। अब इसके बाद देखिए 575 बराबर हो जाएगा P, और इसको ऊपर नीचे 5 से काट दीजिए, ये 3 बार में कट जाएगा और ये 2 और 0 20 बार में कट जाएगा। हर समान करेंगे तो ये हो जाएगा 20 धन 3 23 बटे 20, 23 बटे 20 हो गया। अब इसके बाद गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं P बराबर 20 का अंश में गुणा हो जाएगा और 23 का हर में भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 575 गुणे 20 बटे 23। अब यहाँ पे भाग दीजिए, देखिए 23 से काटिए आप 575 को, तो 23 दूनी कितना होता है 46, 2 बार, और बचेगा क्या 11, 11 बचेगा और 5 115 हो जाएगा, और 23 25 115 होता है क्योंकि दूनी 230 हो जाता है, तो 23 25 115, तो ये आ जाएगा 25 गुणे 20, 25 का गुणा कर दीजिए, 25 का गुणा 2 में 50 और 0 500, यानी कि मूलधन आपका कितना हो गया 500 रुपए, ये आपका मूलधन हो जाएगा। ठीक है, तो 500 रुपए का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का जो मिश्रधन हो जाएगा वह 575 रुपए हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 29 है, चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करने का प्रतीकात्मक सूत्र लिखिए, यह भी बताइए कि प्रयुक्त प्रतीक किन अर्थों में है। देखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करने का प्रतीकात्मक सूत्र पूछ रहा है, चक्रवृद्धि मिश्रधन, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन को हम क्या लिखते हैं, चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला हम लिखते हैं A बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर T लिखते हैं या N लिखते हैं, दोनों एक ही बात है। और इसमें ये आपका पूरा जो है ये आपको चक्रवृद्धि मिश्रधन देता है। अब इसको आप चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, ज्यादातर इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है फॉर्मूले में गणित के। अब देखिए मिश्रधन बराबर आप लिख सकते हैं, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर लिख सकते हैं मूलधन 1 प्लस
आर को लिख सकते हैं दर बटे समय 100 बटे 100 और फिर घात में है समय ये, ठीक। और ए बराबर आप लिख सकते हैं, ए क्या है आपका, ए यहाँ पे मिश्र धन, और इंग्लिश में लिखना चाहें तो अमाउंट लिख सकते हैं, ठीक। इसी तरीके से पी आपका क्या है, पी आपका मूलधन है, मूलधन को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल लिख देते हैं सीधे सीधे। और इसके बाद आर जो हो जाता है आपका रेट हो जाता है दर, और टी जो होता है टाइम हो जाता है आपका, ठीक है। तो यही आपसे एक्सप्लेन करके आपसे फॉर्मूला पूछ रहा था और आपसे एक्सप्लेनेशन पूछ रहा था, ठीक है, कि क्या क्या चीज है, ठीक। तो इस तरीके से ये आप लिख दोगे बहुत ही आसानी से, ये आप समझ ही रहे हो। इस पे इतने प्रश्न आपने कर ही लिए हैं कि ये फॉर्मूला अब आपको याद हो गया होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 30 है, 5000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 5000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है आपका वह है 5000, जो दर है आपका 10% है, ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वह आपको ज्ञात करना है, ठीक है। समय है आपका 3 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर हो जाता है आपका P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर T माइनस P, ठीक है। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन ब्रैकेट में एक धन दर बटे 100 और ऊपर समय, ये इतना जो है वह आपको चक्रवृद्धि मिश्र धन देता है, और मिश्र धन में से हम मूलधन घटा देंगे, P देखिए यहाँ माइनस किया हमने, तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। अब देखिए P की वैल्यू कितनी है 5000 है, और धन R कितना है 10 है, और बटे 100, और समय है 3 और माइनस 5000। अब देखिए ब्रैकेट में जो है सबसे पहले ब्रैकेट ही हम खोलते हैं, तो देखिए ब्रैकेट में क्या हो रहा है, जोड़ हो रहा है और भिन्न का यहाँ पे जोड़ हो रहा है। तो देखिए ये 10 से एक एक शून्य कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 नीचे 10। अब इसके बाद हर समान करेंगे तो पूरे के बटे 10 आ जाएगा, और ऊपर हो जाएगा 10, ये 10 का गुणा 1 में होगा 10, और धन 1 यानी कि 11 बटे 10, 11 बटे 10 का क्यूब यानी कि 11 बटे 10 का 3 बार गुणा, ठीक है। तो 11 बटे 10 3 बार आप गुणे में लिख लीजिए, और माइनस 5000। अब इसके बाद देखिए 3 शून्य यहाँ हर में है, 3 शून्य यहाँ ऊपर गुणे में है, काट दीजिए, ये हो जाएगा 5 गुणे 11, और 11 के रही हम 121, और माइनस 5000। अब गुणा करते रहिए, फिर से 11 का गुणा करिए, 11 एक नम 11, और 11 दूनी 22, 1 23, हासिल लगा 2, 11 के नम 11 और 2 13, 1331 माइनस 5000। फिर गुणा करिए, 5 का नम 5, 5 15 के 5, हासिल लगा 1, 5 15, 1 16, हासिल लगा 1, 5 के नम 5, 1 6, 5000, ठीक। अब इसके बाद अब यहाँ आप घटा लीजिए, ये 6655 में से 5000 घट जाएगा तो कितना बचेगा 1655, 1655 आपका ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 1655, ये आपको चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या 31 है, 1000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज आपको बस निकालना है। तो सबसे पहले चक्रवृद्धि मिश्र धन का फॉर्मूला लगा लीजिए, P + 1 + R by 100 टू द पावर T, ठीक है। बाद में घटा लेंगे क्योंकि -P पूरा लेकर के चलना पड़ता है अगर केवल हम लोग इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाए। देखिए P है आपका 1000, और ये है 1 + R 10% by 100 टू द पावर 2। अब इसके बाद देखिए 1000 गुणे ये कितना आ जाएगा आपका 11 बटे 10, 11 बटे 10 का 2 बार गुणे गुणा हो जाएगा,
शून्य से शून्य कटेगा, शून्य से शून्य कटेगा। इसके बाद देखिए 11 करेंगे हम, 121 और शून्य 1210 आ गया। ये आपका मिश्र धन आ गया। मिश्र धन आपका कितना आ गया 1210। और इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा ए माइनस पी। ए कितना है 1210 मिश्र धन, और मूलधन कितना है 1000, तो ये आ जाएगा 210 रुपए। 210 रुपए ये ब्याज हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूले में आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। इस तरीके से अब आपको आसान लग रहा होगा चक्रवृद्धि ब्याज भी सॉल्व करना। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 32 है। हर्षिता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 5000 जमा किए, 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले यदि बैंक 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता हो। हर्षिता ने एक बैंक में, राष्ट्रीयकृत बैंक में पैसे जमा किए कितने 5000, और 2 साल बाद पूछ रहा है कि कुल कितने रुपए मिले, कितने रुपए कुल मिले। तो वो उसका 5000 रुपए जो मूलधन था वो भी मिलेगा और 2 वर्ष का ब्याज भी मिलेगा, जो उसे 8% के दर से जो है वह बैंक दे रहा है, अच्छा रेट दे रहा है। तो अब यहाँ पे ये ए बराबर हो जाएगा मिश्रधन बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर टी। यही आ जाएगा, वैल्यू रख दीजिए। ए बराबर मूलधन है 5000 रुपए, एक धन आर, आर आपका है 8/100, और समय कितना है 2 वर्ष का। अब देखिए सॉल्व करिए, 5000 और 1 प्लस, ये देखिए इसको काटिए तो 4 से ये कटेगा 2 बार में, और ये 25 बार में कट जाएगा तो 2/25 हो जाएगा। हर 25 समान करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 25 धन 2 27 का स्क्वायर। अब गुणा कर लीजिए, 5000 गुणे 27/25 गुणे 27/25, क्योंकि घाते 2 था। अब 25 से काटिए तो 25 दूनी 50, ये बचा 200, फिर 25 से काटेंगे तो ये 8 बार में कट जाएगा, और ये हो जाएगा 8 गुणे 27 गुणे 27। अब यहां पे गुणा कर लीजिए, देखिए 8 सत्ते 56 के 6 हासिल लगा 5, और 8 दूनी 16 और 5 21 हो जाएगा, और गुणे 27। अब फिर गुणा कर लीजिए, 216 गुणे 27, 7 छक 42 के 2 हासिल लगा 4, 7 एकन्नम 7, 7 और 4 11, 1 और हासिल लगा 1, 7 दूनी 14, 1 15। ठीक, अब इसके बाद फिर 2 से गुणा करेंगे तो 12 हासिल लगा 1, 3 और 4, 2 3 8 और 5 5832 5832 रुपए जो है वह हर्षिता को मिले होंगे। पूरा मिश्रधन जो बैंक से, उसको कितने रुपए मिले होंगे, तो 5832 रुपए हर्षिता को मिले होंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 33 है। बैंकों के कार्य बताइए। बैंक के कार्य क्या क्या होते हैं, तो बैंकिंग प्रणाली का अध्ययन निम्न प्रकार से कर सकते हैं। धन जमा करने में, उधार लेने में या ऋण लेने में, धन आहरण करने में, पैसा निकालने में, धन को सुरक्षित रखने के लिए और ब्याज पाने के लिए, बैंक व्यापारियों को व्यापार प्रारंभ करने के लिए, और छोटे किसानों को कृषि के लिए, और बेरोजगारों को धंधा शुरू करने के लिए ऋण देता है। ठीक, और बैंक जो है खाताधारियों और सरकार के लिए भी कार्य करता है, जैसे स्कूलों की फीस जमा करना, पानी और बिजली की बिल जमा करना, कारों का भुगतान, मकान के लिए ऋण की किस्तों जमा करना, वेतन की सुविधा प्रदान करना आदि। तो ये सब क्या है, ये बैंक के कार्य हैं। बैंक पैसा आपका, अगर आपने कुछ पैसा बचाया है तो वह पैसा जमा कर लेगा। आपको किसी तरीके से ऋण की आवश्यकता है तो वह ऋण आपको दे देगा। आप अपना पैसा निकालने जाओगे तो निकालने की सुविधा दे देगा। और इसमें एटीएम की सुविधा भी आप लिख सकते हैं कि कहीं भी आप 24 घंटे में पैसा निकालना चाहते हैं अपने अकाउंट से कहीं भी, तो एटीएम मशीन से आप पैसा निकाल सकते हैं। आजकल ऑनलाइन भी सुविधाएं आपको बैंक दे रहा है, ऑनलाइन वाली सुविधा आप लिख सकते हैं। और व्यापारियों के लिए, छात्रों के लिए क्या सुविधा होती है, और स्कूलों के लिए क्या सुविधा होती है, और जो लोग नौकरी करते हैं
उनकी सैलरी के लिए क्या सुविधा होती है, ये सारी सुविधाएं आप बैंक का कार्य में लिख सकते हैं कि ये बैंक के कार्य होते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 34 है, खाते कितने प्रकार के होते हैं। तो बैंक में हम कई प्रकार के खाते खोल सकते हैं, जिनमें कुछ खाते अग्रवत हैं या निम्नलिखित हैं। तो बचत खाता, सेविंग्स बैंक अकाउंट, ये सबसे फेमस है क्योंकि अपने देश में लोग ज्यादातर यही अकाउंट खुलवाते हैं। तो इस खाते का मुख्य उद्देश्य कम और मध्यम आय वर्ग के लोगों में बचत की भावना को प्रोत्साहित करना। यह खाता बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम धनराशि जमा करके खोला जा सकता है। हम अपने बचत खाते से धन निकालने के लिए आहरण फॉर्म, विड्रॉल फॉर्म या चेक भरकर धन निकाल सकते हैं। खाते में न्यूनतम धनराशि 1000 रुपए रखने पर जमाकर्ता को बैंक से चेकबुक भी प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो पहला बैंक अकाउंट जो आप देखते हैं पहले टाइप का, वह क्या है, बचत खाता है, सेविंग्स अकाउंट है, जो प्रोत्साहित करता है जिसने अकाउंट खुलवाया है कि आप बचत करो, खाते में पैसा जमा करो और कभी जरूरत पड़ती है तो आहरण फॉर्म द्वारा, चेक द्वारा, एटीएम द्वारा आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। दूसरा है आपका चालू खाता, करंट अकाउंट। तो बड़े व्यापारी, कंपनियां, निगम और संस्थाएं नगद लेन देन कम करते हैं, वे चेक द्वारा ही लेन देन करते हैं, इसलिए वे बैंक में अपना चालू खाता खोलते हैं। इस खाते में बैंक जमा धनराशि पे कोई ब्याज नहीं देता है। ये आपसे अलग भी प्रश्न पूछता है कि किस बैंक खाते पे आपको ब्याज नहीं मिलता है, तो चालू खाते पे, ठीक। परंतु इसमें बचत खाते की अपेक्षा धन को कई बार निकाला या जमा किया जा सकता है। कभी बैंक खाताधारी से नाम मात्र का सर्विस चार्ज लेता है, ठीक। तो ये समझिए आप कि ज्यादा उपयोग में होने वाला यह अकाउंट है, ठीक है। दिन भर में कई सारी ट्रांजैक्शंस, कई बार पैसा जमा हुआ, निकला, और इस तरीके से, और बड़े अमाउंट में। जो लोग बिजनेसेस करते हैं उनके लिए क्या होता है, करंट अकाउंट होता है, चालू खाता होता है। इसके बाद देखिए सावधि जमा खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। तो इसमें धन निश्चित अवधि के लिए जमा किया जाता है। बैंक खाताधारी को प्रमाण पत्र प्रदान करता है। इस प्रमाण पत्र पे राशि, समय, ब्याज दर, ब्याज की अदायगी की विधि और जमा का प्रकार आदि लिखा जाता है। खाताधारी अवधि की समाप्ति पर धन निकालता है। फिर भी खाताधारी की आवश्यकता पर परिपक्वता की अवधि के पूर्व भी ब्याज दर में कटौती कर भुगतान किया जा सकता है। सावधि जमा ब्याज दर बचत खाते की अपेक्षा अधिक होती है। इसमें ब्याज की गणना वार्षिक, छमाही या तिमाही भी किया जाता है, ठीक है। तो सावधि जमा खाता में क्या होता है, ये आप एक फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खुलाते हैं, यानी कि एक समय के लिए अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, ठीक है, जिससे जो होता है ब्याज जो होता है वह ज्यादा मिलता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न क्या, इसके बाद चौथा प्रकार है आवर्ती या संचयी जमा खाता, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसमें एक निश्चित धन जो 10 रुपए के गुणांक के रूप में होना चाहिए प्रतिमाह निश्चित अवधि, जो कम से कम 12 माह, अधिक से अधिक 10 वर्ष तक जमा करना होता है। इस खाते में ब्याज की दरें बचत खाते की दर की अपेक्षा अधिक होती है। यह योजना उन व्यक्तियों के लिए उपयोगी है जो नियत रूप से अल्प धनराशि बचाना चाहते हैं। आवर्ती जमा योजना डाकघर में भी संचालित होती है और इसकी ब्याज की दरें बैंक की ब्याज की दरों से अधिक होती हैं। आवर्ती जमा खाता, या आप इसको कई लोग जानते होंगे आरडी के नाम से, ठीक है। आरडी कहाँ आपकी खुलती है, आपके डाकघर होते हैं, वहां पे भी आपकी आरडी जमा होती है। और यहाँ पे क्या होता है, एक छोटा अमाउंट जैसे 100 रुपए महीने कोई जमा कर रहा है और उस पे क्या होता है 100 ही रुपए, ठीक। कम से कम और ज्यादा से ज्यादा भी आप जमा कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हर माह कोई जमा करता रहता है, हर माह पे या हर हफ्ते या हर दिन भी कोई कर सकता है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाता है, ये आपका आवर्ती जमा खाता या संचयी जमा खाता या रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसके बाद देखिए अल्पवयस्क खाता, माइनर अकाउंट। ये
उसका होता है जो 12 वर्ष से 18 वर्ष से कम और 12 वर्ष से अधिक होता है। तो 18 वर्ष की आयु से कम आयु वाले व्यक्ति अल्पवयस्क खाता कहलाता है। अल्पवयस्क व्यक्ति को बैंक में खाता खोलने का अधिकार है, उसे चालू खाता खोलने का अधिकार नहीं है। सेविंग्स अकाउंट वह खोल सकता है। अल्पवयस्क व्यक्ति या तो अपने नाम से खाता खोल सकता है या अपने और अपने अभिभावकों के संयुक्त नाम से खोल सकता है। अल्पवयस्क की आयु कम से कम 12 वर्ष, देखिए कम से कम 12 वर्ष का होना चाहिए और 12 वर्ष की स्थिति में केवल 12 वर्ष की स्थिति में 12 वर्ष से कम की स्थिति में केवल अभिभावक ही खाता खोल सकता है। 12 वर्ष से कम यहां जोड़ दीजिएगा। अगर बच्चा 12 वर्ष से कम का है तो वह उसके माँ बाप ही केवल खाता खोल सकते हैं, वह खाता नहीं खोल सकता है बैंक में। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए कितने प्रकार के यहाँ पे खाता होते हैं बैंक में। ठीक है, तो खाते कितने प्रकार के होते हैं ये आप समझ गए और यहाँ तक आप सभी प्रश्न जो है वह समझ गए होंगे उम्मीद है। इस क्लास को लाइक कर दीजिए। क्लास पूरी समझ में आ गई तो यस करके कमेंट कर दीजिए और कहीं भी कोई सी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो क्वेश्चन नंबर कमेंट करिए। यह क्लास आपको कैसी लगी यह कमेंट करके बताइए और जो भी आपके विचार हो, डाउट्स हो, आप मुझे कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सभी विषयों का लिंक दिया गया है, सभी विषयों को पढ़िए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और ऐप का भी लिंक दिया गया है। ऐप से आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां कम समय में आप बेहतर तैयारी कर पाओगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्लास डेली आपका लेते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।